बहुत स्वागत है दोस्तों। हम लोग जीआईसी लेक्चरर के रिवीजन वीडियो पे चल रहे हैं और आज हमने लिया है लेटर वैदिक पीरियड। हमारा पहला क्वेश्चन है यानी उत्तर वैदिक काल। ये समय था दोस्तों जब आर्यों ने सप्त सिंधु प्रदेश को छोड़ दिया, क्योंकि आर्य आपको जानते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश में ही रहते थे। और वैदिक काल जो था वो 1500 से 1000 बीसी यानी ईसा पूर्व तक रहता है। और जब 1000 में लोहे की खोज हो जाती है, लोहे के बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगता है, खेती में उपयोग होने लगता है, हल फाल कुदाल सारी बनने लगती हैं, तो ये जंगलों को काटकर बढ़ते हैं यहाँ तक और गंगा के मैदानों में आ जाते हैं। तब ये शुरू होता है उत्तर वैदिक काल और वो होता है 1000 से 600 बीसी। तो हम लोग लेटर वैदिक काल की बात आज कर रहे हैं, उसमें सारी चीजें देखेंगे कि समय सीमा यही है कि 1000 से 600 ईसा पूर्व। और भौगोलिक क्षेत्र समझ गए कि जब आर्य पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली के पास में और गंगा यमुना दोआब के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ तक फैल जाते हैं। और इनका पूर्वी जो क्षेत्र था वो मिथिला तक आ जाता है, विदेह तक आ जाता है। और इस काल की सबसे बड़ी विशेषता हमने बात कर ली कि अतरंजी खेड़ा में, यूपी के अतरंजी खेड़ा में ही एक लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लोहे को श्याम बोलते हैं, श्याम अयस बोला जाता है, कृष्ण अयस बोला जाता है। तो लोहे का जो साक्ष्य मिला था यूपी से ही मिला था। अब इसमें राजनीतिक बदलाव की बात आती है। इस पीरियड में क्या होता है कि जो जन थे ऋग्वैदिक काल में, अब वो मिलकर जनपद का रूप धारण कर लिए। जैसे कुरु, पांचाल और कबीलाई ढांचा जो था वो क्षेत्रीय राज्यों में बदलने लगा और राजा की शक्ति बढ़ गई और सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व जो है वो कम हो गया और राजा को अधिराज या सम्राट कहा जाने लगा। ये कब की बात हो रही है? उत्तर वैदिक काल की, लेटर वैदिक पीरियड की। ठीक है, अब पहली बार ये था दोस्तों कि इस समय राजस्व जो व्यवस्था थी और वो कर संग्रह करने वाले अधिकारी जो थे उसमें आए और भाग दुग इनको बोला जाने लगा। लेकिन इस बात की इसमें बड़ी बात की समाज में जो यज्ञ था राजा की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ करते थे। राजसूय यज्ञ शुरुआत हुई जिस सिंहासन के लिए होता था। और अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। वहीं वाजपेय यज्ञ जो होता था वो शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। तो राजसूय यज्ञ सिंहासन के लिए, अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए और वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए। ठीक, सामाजिक संरचना की बात करोगे तो समाज में स्पष्ट रूप से जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये पहले तो कर्म के आधार पे थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन अब कर्म की बजाय जन्म के आधार पर होने लगे और वही आज भी लगभग हम लोग देख पाते हैं। गोत्र जो होए, अक्सर सुनते हैं हम लोग, गोत्र व्यवस्था की अवधारणा इसी काल में विकसित हुई। गोत्र यहीं पर आया था, शुरुआत यहीं से हुई थी, जहां पूरे धन यानी गाय रखी जाती थी उसको गोत्र बोला जाता था। लेकिन ये गोत्र व्यवस्था धीरे धीरे जातियों में कन्वर्ट हो गई। स्त्रियों की जो स्थिति थी ऋग्वैदिक काल की तुलना में, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी कि भाई उन्हें सभाओं में भाग लेने से रोक लिया गया, जबकि ऋग्वैदिक काल में भाग लेने दिया जाता था। आर्थिक जीवन की जब बात होती है तो कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया, क्योंकि लोहे की खेती खोज हो चुकी थी, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और शतपथ ब्राह्मण की बात अक्सर आती है कि शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण दोस्तों आप इस पॉइंट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शतपथ ब्राह्मण बहुत बार आता है और ये अभी बात करेंगे कि यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, और धार्मिक परिवर्तन इसमें देखने को मिला क्या कि जो ऋग्वैदिक जो देवता थे जैसे इंद्र, अग्नि, तो इनका महत्व कम हो गया और उनके स्थान पर प्रजापति जो सृष्टिकर्ता थे, विष्णु, इंद्र, शिव जो प्रमुख देवता बन गए इस टाइम।
तो शिव का जो देवता बनना था और शिव प्रमुख रूप से आ गए, वो उत्तर वैदिक काल में ही आते हैं, जो आज हम लोग अपने शिव को मानते हैं। आश्रम व्यवस्था के रूप में जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो ये जो पहली बार चारों का उल्लेख मिला था वो जवालोपनिषद में मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, कौन से 4 ग्रंथ हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक और उपनिषद की रचना अलग अलग कालों में हुई है, लेकिन ज्यादातर इसमें काल इसी में हुई है। सबकी रचना इस मतलब ऋग्वेद को छोड़ के बाकी सबकी रचना इसमें हुई है, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की। अगर मृद भांडों की बात करें तो भाई मृद भांड जो मिलते हैं हमको, जो बना बर्तन पात्र मिलते हैं, वो किस टाइप के हैं? तो वो PGW है, यानी पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड जिसको बोलते हैं, वो हमको लेटर वैदिक काल से मिलते हैं। विवाह, जो कि 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, इस तरीके से 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। और प्रजा द्वारा राजा को दिए जाने वाले जो स्वैच्छिक कर थे उसे बलि कहा जाता था। ठीक है, इस तरीके से उत्तर वैदिक जो काल था भारत के इतिहास में कबीले से राज्य की ओर संक्रमण का काल था, और लोहे की खोज ने कृषि और युद्ध दोनों को बदल कर रख दिया था, जिससे समाज में जटिलता बढ़ी और वर्ण व्यवस्था स्थिर हो गई। और इस काल में उपनिषदों के दार्शनिक चिंतन के साथ समाप्त होता है, और जिसके साथ आगे चलकर बौद्ध और जैनों की उदय की नींव रखी जाती है दोस्तों। तो इसमें थोड़ी सी और बात कर लें, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट आ जाता है। जैसे अगर पुरोहित की बात करेंगे तो उस टाइम पे मुख्य सलाहकार होता था, और सूत यानी राजा का सारथी होता था। पालागल होता था दोस्तों, एक पालागल होता था। पालागल मतलब राजा का मित्र या संदेश वाहक बोलते हैं जिसको, पालागल। अब कुछ जो कहावतें हैं जो आज भी प्रसिद्ध हैं, जैसे सत्यमेव जयते, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो अक्सर पूछा जाता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। एक और है कि यज्ञ की तुलना टूटी नाव से कौन करता है? तो मुंडकोपनिषद से ही होता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट रूप से मिलता है। पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है। और यम नचिकेता संवाद की बात करें तो कठोपनिषद में वर्णित है इसमें, यानी यम नचिकेता संवाद कहाँ पे है? तो वो कठोपनिषद में है। अब शतपथ ब्राह्मण की कुछ बातें देख लें, जो कि शतपथ ब्राह्मण बहुत आता है दोस्तों। ये देखो, ब्राह्मण ग्रंथ आता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कि जो वेदों का एक भाग है, जो सरल गद्य में लिखे गए हैं। इनका मुख्य काम होता है कि वेदों को कठिन जो मंत्र है वेदों के, उनकी व्याख्या करना और यज्ञों के विधान या नियम को समझाना, उनको ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन से हैं? वो ऐतरेय हैं और कौशितकी हैं। और इस कौशितकी को शंखायन भी बोलते हैं, शंखायन ब्राह्मण। ठीक है, अब वहीं यजुर्वेद की बात करें तो आपको पता है कि यजुर्वेद 2 भागों में डिवाइड है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और इस शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसी का नाम है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। इस शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या आता है? पहली बात तो ये सभी ब्राह्मणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये ब्राह्मण इंसान की बात नहीं कर रहा है, वो जो नियम बताता है ऋग्वेद को, यानी वेदों को सरल व्याख्या करता है, वो ब्राह्मण है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है जल प्लावन की कथा इसी में है। पुरुरवा उर्वशी आख्यान भी इसी में है। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, पुनर्जन्म का वर्णन है, राम कथा का वर्णन है, दुष्यंत भरत संवाद वर्णन है, च्यवन ऋषि जो यवन दान करते हैं अश्विनी कुमार, उसका वर्णन है, विधेय माधव कथा का वर्णन है, जो कि जो राहुगण था वो उसके साथ चला जाता है ब्राह्मण।
और उपनयन और म्लेच्छ शब्द इसी में आया है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसको लिखा है। ठीक है, इसमें 12 रानियों का उल्लेख है। अब ये सारी चीजें शतपथ ब्राह्मण की, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। और तैत्तिरीय ब्राह्मण हमने देख लिया है, इसमें क्या है, नक्षत्र, मन, वाणी आदि के बारे में दार्शनिक विचार है। वहीं सामवेद की बात करें, सामवेद में जो ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तो पंचविश ब्राह्मण है, खड़विश ब्राह्मण है, जैमिनी ब्राह्मण है, छांदोग्य ब्राह्मण है और वंश ब्राह्मण है, जो कि सामवेद के हैं। वहीं अथर्ववेद में सिर्फ एक ब्राह्मण है जिसको बोलते हैं गोपथ ब्राह्मण, एकमात्र है। गायत्री मंत्र की जो महिमा है इसमें बताई गई है। इस तरीके से हम लोगों का ये ऋग्वेद लेटर वैदिक काल थोड़ा सा कवर होता है, बाकी आप रिवाइज करते रहिए। अगले सवाल पे चलते हैं आज के। शेरशाह सूरी से है दोस्तों, कि आपको पता है कि शेरशाह सूरी कौन था? सूरवंश का संस्थापक था। कब की बात हो रही है? ये लगभग हो रही है 1539-40 में। तो मध्यकालीन भारत का वह कौन सा शासक था? यानी शेरशाह सूरी था, जो कि महज 5 सालों में, सब दोस्तों, और 1539 में चौसा के युद्ध और 1540 में कन्नौज के युद्ध में इसको हुमायूं को हराता है। उसके बाद 5 साल इसका शासन रहता है। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसी 5 साल के अंतर्गत शासन में ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार करता है जो आगे चलकर महान मुगल सम्राट अकबर और यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी उसे अपनाया था। ठीक है, तो ऐसे जाबाज योद्धा जिसने एक साधारण जागीरदार के बेटे से दिल्ली के सुल्तान तक का सफर तय किया और हुमायूं जैसे शक्तिशाली मुगल बादशाह को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था, तो ये कौन शेर था? शेरशाह सूरी था। प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे तो फरीद खान इसका नाम था दोस्तों, फरीद खान। फरीद खान, पिता इसका हसन खान सासाराम बिहार का जागीरदार था। शेर खां की उपाधि, शेर खां की उपाधि, तो बिहार के सूबेदार बहार खां लोदी ने इसको एक शेर मारते हुए देखा। यानी ये जो शेर खान था उसने, यानी शेर शाह ने एक शेर को मारा। तो बिहार के एक सूबेदार थे बहार खान लोहानी, उन्होंने इसको शेर खां की उपाधि दी। और 1527-28 में मुगल सेना में, बाबर की सेना में भी शामिल हुआ था और मुगलों की युद्ध नीति को करीब से देखा था। इसी से वो चौसा के जब युद्ध होता है 26 जून 1539 को, किसके बीच? शेर शाह के बीच और हुमायूं के बीच। तो हुमायूं को इसने पराजित किया और यहीं से शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। वहीं कन्नौज का युद्ध होता है, यानी बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कहते हैं, 17 मई 1540 को हुमायूं को निर्णायक रूप से हराकर दिल्ली पर द्वितीय अफगान शासक साम्राज्य, जिसको सूरवंश या सूरी वंश कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। प्रशासनिक सुधार की बात करें तो साम्राज्य को सरकार यानी जिलों में डिवाइड किया था और सरकार को यानी जिलों को परगनों में डिवाइड किया था, जो कि आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये तब से ही चला आ रहा है। भू राजस्व व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू की है उसने, और लगान की गणना राई रेट लिस्ट का उपयोग करता था। मुद्रा में दोस्तों रुपया, ये शेरशाह सूरी ने ही चालू किया था। चांदी का रुपया 178 ग्रेन था उस टाइम, और तांबे का दाम चलाया, और यही रुपया आज आधुनिक मुद्रा का पूर्वज माना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड की बात है, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, और ये इसको उस टाइम सड़क ए आजम बोला जाता था, सड़क ए आजम। और व्यापार और संचार के लिए सोनार गांव यानी बंगाल से उसने बनवाई थी। कहाँ तक? बंगाल से पेशावर तक, पाकिस्तान तक। और लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया, यानी रोड से मान लो राहगीर जा रहे हैं तो यहाँ रुकने का स्थान की सराय कहते हैं, कि वहां रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, पानी वानी की व्यवस्था रहती है। ठीक है, न्याय व्यवस्था हो गई। और हाँ, ये हो गया। न्याय व्यवस्था का भी पक्ष था, तो उन्होंने न्याय धर्म का सबसे श्रेष्ठ कार्य किया था। और स्थापत्य कला में पुरानी जो दिल्ली में पुराना किला बनवाया था, दिल्ली का पुराना किला कौन बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और बिहार में सासाराम में खुद का मकबरा बनवाया था, कि भाई मैं मरूंगा तो यहीं मुझे दफना देना। तो खुद का मकबरा बड़ा भव्य बनवाया था, जो एक झील के बीच स्थित है। और इसकी मृत्यु भी हो जाती है 1545 में, 1545 में, 1545 में,
कलिंजर का किला घेरा था उस टाइम कि कब्जा करने के लिए, तभी उक्का नामक एक अग्नि यानी रॉकेट फटने से इसकी मौत हो जाती है। इसने उपाधि कौन सी धारण की? हजरत ए आला की उपाधि और सुल्तान ए आदिल की उपाधि। इसे और शेर शाह को प्रशासनिक सुधारों के कारण अकबर का पुरोगामी यानी प्रिकर्सर ऑफ अकबर कहा जाता है। और भूमि मापने के लिए 32 अंकों के सिकंदरी गज या सन की डंडी का प्रयोग किया था। और सिकदार ए सिकदारान यानी कानून व्यवस्था और न्याय के लिए मुंसिफ ए मुंसिफान के नामक अधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, तो शेर शाह सूरी की जो शासनकाल था भारतीय इतिहास में प्रशासनिक सुधारों का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। प्रशासनिक सुधारों का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने केवल 5 वर्षों में मुद्रा, राजस्व, न्याय जैसी ऐसी नीतियां बनाई जो सदियों तक जीवित रही। और जीटी रोड को चांदी का रुपया उनकी सबसे बड़ी विरासत है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगले में महात्मा गांधी जी को लिए हम लोग आज इनकी बात करेंगे। महात्मा गांधी जी की आप तो काफी अच्छे से समझ रहे होंगे, इनसे काफी सवाल आते हैं दोस्तों और बहुत ही जरूरी है हमारे इतिहास के लिए। और जिन्होंने बिना किसी हथियार के दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। और कल्पना कीजिए कि एक दुबला पतला इंसान, हाथ में सिर्फ एक लाठी और बदन पर एक धोती, लेकिन इरादे इतने मजबूत कि ब्रिटिश हुकूमत भी कांप गई। तो गांधी जी की बात करते हैं। साधारण बालक से महात्मा बनने तक की प्रेरणादायक कहानी इनसे मिलती है। और इनका जन्म दोस्तों होता है 2 अक्टूबर 1869 1869 में पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। इनके पिता कौन थे? करमचंद गांधी। और माता कौन थी? पुतली बाई। इनका विवाह जो होता है दोस्तों 1883 में कस्तूरबा गांधी जी से हो जाता है। और 1888 में यानी शादी के बाद ये चले जाते हैं पढ़ने लंदन। वहां से वकालत की डिग्री करके पढ़ के आते हैं। और उसके बाद 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। और वहीं पर ट्रेन में घटना घटती है। वो दिन था 7 जून 1893 में। और पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन था जिसमें रंग भेद के कारण यानी काले होने के कारण ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था इनको। और वहीं फिर वहां पर ही उन्होंने सत्याग्रह शुरुआत किया था पहली बार। और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने 22 अगस्त 1894 को ही की थी, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की स्थापना के लिए। फिर जब ये भारत आते हैं तो भारत कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को आते हैं। काफी लंबा टाइम वहां उन्होंने बिताया। और इनके आगमन के मौके पर ही इस 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम सत्याग्रह की बात करेंगे दोस्तों तो ये चंपारण सत्याग्रह है। जगह समझ रहे हैं कि 15 अप्रैल को पहुंच जाते हैं, मतलब 1917 की बात है। डेट ये वाली याद नहीं रखती है, 1517 पर्याप्त है। कि बिहार के जो चंपारण में किसान खेती करते थे तो 3 खटिया प्रथा लागू कर दिए थे कि भाई आपको नील उगानी ही उगानी है। तो पहला सफल सत्याग्रह यहाँ पे चंपारण में उन्होंने किया था। उसके बाद अहमदाबाद में जाते हैं और मार्च में दोनों होता है। 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद में और खेड़ा सत्याग्रह भी करते हैं 22 मार्च। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि खेड़ा पहले आया था या अहमदाबाद। तो दोस्तों याद रखो अहमदाबाद पहले आया था। 15 मार्च 1918 को मिल मजदूरों को बोनस के लिए भूख हड़ताल किए थे पहली बार, मिल मजदूरों के लिए कि भाई बोनस तो उनको मिलना चाहिए। खेड़ा सत्याग्रह होता है उसके बाद 22 मार्च के आसपास। और फसल खराब होने पर लगान माफी के लिए किसानों का नेतृत्व इन्होंने किया था। वहीं उसके बाद खिलाफत आंदोलन की बात आ जाती है। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष भी बनते हैं। इसका कारण भी ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहेगी, उनको लगता था ऐसा, इसमें सुधार भी होगा और हुआ भी था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं ये। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरुआत करते हैं, जो औपचारिक रूप से इसी दिन शुरुआत हुआ था। विदेशी अपनाने और स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नारा दिया था। लेकिन
4 फरवरी 1922 को हो जाता है चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड होने के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया और बेल गांव का अधिवेशन होता है और पहला और आखिरी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्षता किए थे उन्होंने, दिसंबर 1924 में बेलगांव में। ठीक है, और दांडी मार्च शुरू करते हैं दोस्तों ये कब, जिसको नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून इन्होंने तोड़ा और गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। उसके बाद एक और आता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट होता है ये 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में यरवदा जेल में होता है, यरवदा जेल। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख रूप से आता है 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा देते हैं और यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिरला हाउस में उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इतनी चीजें महात्मा गांधी के मेन पॉइंट से आती हैं। इसके बाद कुछ और बात की, जैसे महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। और राष्ट्रपिता की बात कौन करता है, सबसे पहले कौन बोला था, तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। और इनके समाचार पत्रों की बात कर दें तो कौन कौन से हैं, समाचार पत्रों में इंडियन ओपिनियन है, इंडियन ओपिनियन है और यंग इंडिया है और नवजीवन है, हरिजन है। तो ये इनके पत्र थे। प्रसिद्ध पुस्तक जानते हैं कि 1909 में हिंद स्वराज लिखी थी, किसमें लिखी थी, हिंद स्वराज, जो कि गुजराती में लिखी थी। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इन पे किनका किनका प्रभाव होता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, नेल्सन मंडेला का, इन दोनों पे गांधी जी का प्रभाव पड़ता है। अब आपको बताना है कि गांधी जी पर किसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन में बदला और उन्हें सत्य, हिंसा और सत्याग्रह को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर दुनिया को दिखाया कि नैतिक शक्ति सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों 1917, 1920, 1930, 1942 ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने एक एक पॉइंट ले लिया था, तो इसको अलग से देख सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ऐसे ही तीनों में है। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे। आप रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। और सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लीजिए।